नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर मौजूद हूं। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए लोगों के पहुंचने का तांता उस वक्त भी लगा हुआ है जब पाबंदी बरकरार है। मुंबई शहर भले ही लेवल 3 में है, थोड़ी बहुत छूट यहाँ पर मिली है, दुकानें खुल रही हैं, लेकिन लोग इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते हैं। पाबंदी अभी भी कायम है, नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है। लेकिन मरीन ड्राइव पुलिस को खासतौर से इस मरीन ड्राइव पर लोगों को पहुंचने से रोकने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम खुद मरीन ड्राइव पुलिस से बात करते हैं। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं और कितनी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि मुंबई खुल चुकी है पूरी तरह से? लोगों ने नियम शायद पढ़े नहीं है या फिर उनके पास ठीक से मैसेज गया नहीं है, क्योंकि बेवजह लोग यहाँ पे आके घूम रहे हैं, बेवजह बैठ रहे हैं। उनको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है उसमें। तो हमारा ये कहना है कि आपने जो भी गवर्नमेंट ने जो भी उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस किया उसको अच्छे से पढ़े और वो हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अगर सुबह का उन्होंने अगर चलना फिरना ये किया है तो वही टाइम पे उन्होंने वो करना है। बाकी ये इसमें कुछ बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। फिर भी लोग मंदिर में जाना है, दोस्त को मिलने जाना है, क्योंकि निकलते ये बहाने बना रहे हैं। ये बहाने बना रहे हैं, तो हम लोग उनको समझा रहे हैं। कार्रवाई हुई अगर कोई संख्या देता है? दिन में रहते हैं 4-5 लोगों के ऊपर ऐसे कार्रवाई करते हैं हम लोग, विदाउट मास्क वगैरह पहन करते कार्रवाई करते हैं। पूरा जो मरीन ड्राइव का पट्टा है वो 3.5-4 किलोमीटर का है। उन्होंने वहाँ पे हमने पुलिस मरीन ड्राइव की जो पुलिस है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्लाटून है वो हमने डेप्यूट किया है। हर एक जंक्शन पे डेप्यूट किया। कहीं कहीं बहुत दूर से लोग आते हैं, बस राउंड लगा बस वही। हाँ। और मुंबई में आज 7 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। 26 मार्च के बाद पहली बार ये नजर आ रहा है कि मौत की संख्या इतनी कम हुई है। तो मुंबई पुलिस भी अपील कर रही है कि बेवजह आप बाहर न निकलें और जिस तरह से कोविड के संक्रमण पर काबू पाया गया है वो आगे भी बरकरार रहे, पाबंदियों की छूट के बीच भी। शुरुआत करते हैं शो की आगरा की रिपोर्ट के साथ। आगरा के श्री पारस अस्पताल के मालिक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान मरीजों को ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत थी ये समझने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया था। 5 मिनट का जो ये मॉक ड्रिल था उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई थी, जिसकी वजह से 22 मरीजों की हालत ख़राब होती हुई नजर आई, वो नीले पड़ने लगे। और इसके बाद उन्हें समझ में आया कि कितने मरीजों को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल के मालिक पर मरीजों की ज़िंदगी दांव पर लगाने का आरोप लगा है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। श्री पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। अस्पताल ने मरीजों को कहीं और ले जाने कहा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन और बेड की इतनी कमी थी कि कोई कहीं नहीं गया। अस्पताल के मालिक पे आरोप है कि उन्होंने 5 मिनट को ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई बंद कर दी ताकि पता चले कि कौन मरीज कितना गंभीर है। जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी नंबर, ये किसी पता नहीं है, जी मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबकी, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हमने चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री पारस हॉस्पिटल पे प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस पे अस्पताल वालों ने अपने मेडिकल स्टाफ को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भेज दिया। वहां टकराव की नौबत आने पर बड़ी तादाद में फोर्स तैनात की गई, जिसमें वो ये कह रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की। मेडिकल इतिहास में मॉक ड्रिल का कोई शब्द नहीं है और उस मॉक ड्रिल में 22 लोगों की तत्काल मौत हो गई। ऐसे अरेंजे जैन डॉक्टर को डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। इसे तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के नतीजे में वे लोग भी थाने पहुंच गए जिनके घर वाले उस दिन अस्पताल में मरे थे।
अशोक चावला के पिता की उसी दिन 26 अप्रैल को मौत हुई थी। वो कहते हैं कि डॉक्टर अरिंजय ने उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, उन्होंने लाकर दिया, फिर भी उनके पिता की मौत हो गई। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी आगरा महोदय से मिलके मैंने इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर मेरी जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो इसके बाद फिर मैं हायर अथॉरिटी के पास जाने के लिए बाध्य रहूंगा। इस पूरे विवाद पे श्री पारस हॉस्पिटल के मालिक कहते हैं कि उनकी भावना गलत नहीं थी, वो चेक कर रहे थे कि कौन कितना गंभीर है। जब हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मामले की जांच करने के लिए आगरा के सीएमओ ने एक जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन मामले के तूल पकड़ने पे अस्पताल को सील करने का फैसला किया गया। कोरोना की दो लहर झेल चुके इस देश में अब तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से ये चेक किया जाता है कि किसको कितनी ऑक्सीजन की कमी है। इसके लिए किसी अस्पताल के सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम को बंद करके ट्रायल करने, मॉक ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक आपराधिक कृत्य है। अगर ये सच है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल का स्टाफ लोगों को पीटने से भी बाज नहीं आया। अस्पताल के स्टाफ ने बाहर खड़े लोगों को लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। गुंडागर्दी ऐसी थी कि एक एक शख्स को 5-5 लोग पीटते हुए नजर आए। और अगली रिपोर्ट राजस्थान के जलौर से, जहां से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां 5 साल की एक बच्ची की प्यास की वजह से मौत हो गई। उसकी नानी को किसी तरह से बचाया गया। दरअसल ये तेज गर्मी में पैदल चलकर दूसरे गांव जा रहे थे, बेहोश हो गए, रास्ते पर ही गिर पड़े। एक चरवाही की इन पर नजर पड़ी और फिर उसने प्रशासन से संपर्क साधा। जालोर के इन रेतीले धोरों के बीच ये दिल दहलाने वाला नजारा। एक 60 साल की महिला और उसके पास रेत में मृत पड़ी उसकी 5 साल की दोहिती। रविवार के दिन ये महिला और उसकी दोहिती अपने गांव से दूसरे गांव पैदल ही निकल गए, लेकिन धूप और गर्मी के कारण वो रास्ते में बेहोश हो गए। बच्ची की मौत हो गई और महिला भी उसके पास अचेत पड़ी रही। जब एक चराहा ने दोनों को देखा और प्रशासन को खबर की। रिश्ते में नानी और दोहिती लड़की वो पैदल आ रही थी और उस पैदल आने के दौरान इनके पास में पानी नहीं था। पानी नहीं होने की वजह से वो उस लड़की की डेथ हो गई और ये महिला भी जो वहाँ गिर गई। महिला सुखी अब एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। वो गांव में अकेली इस बच्ची के साथ रहती थी। बच्ची की मां, उसकी बेटी कई साल पहले उन्हें छोड़ के चली गई। महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। हाथी कौन तो हाथी सो करी थी कणा रही थी दीकरी थी ना। अच्छा પછી बेहोश हो गया बेटे। सुखी आदिवासी समुदाय से है और अपनी दोहिती को साथ लेकर कच्चे रास्ते से अपने बहन के गांव जा रही थी जब ये घटना घटी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मिनी बस की दूसरे वाहन के साथ जबरदस्त टक्कर हुई है। इस टक्कर में 16 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के कर्फ्यू को पूरी तरह से खोल दिया गया है और नतीजा ये हुआ कि बाजारों में जबरदस्त भीड़ नजर आई और मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं थी। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जिस यूपी में 1 महीने पहले कोरोना की वजह से मौत का तांडव था, हालात इतने खराब थे कि शमशान घाटों पर वेटिंग थी और गंगा में लाशें तैर रही थीं। वहां अब एक्टिव मामले लगभग 14,000 बचे हैं। सरकार ने कर्फ्यू हटा दिया है। बाजार और मंदिर
खुल चुके हैं। ये तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की हैं, जहां पैर रखने की जगह ही नहीं। ना तो लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं और देह से दूरी के नियम को तो भूल ही जाइए। मंदिर तो मंदिर, बाजारों में भी लोगों का तांता है। आगरा, जहां सैकड़ों लोगों की कोविड से मौत हुई, ये तस्वीरें वहीं के पुराने बाजार की हैं। लोग कोरोना से बेखौफ खरीदारी कर रहे हैं। यूपी के सबसे हाईटेक कहे जाने वाले शहर नोएडा में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये यहाँ का अट्टा मार्केट है। यहाँ न दुकानदार मास्क लगाए दिखे और न खरीदार। जरा इन भाई साहब को देखिए, आंखों में स्टाइल वाला चश्मा है और मास्क चेहरे से नीचे लटक रहा है और ये बेखौफ मार्केट में घूम रहे हैं। जब हमने लोगों से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो जरा इन लोगों के दिलचस्प जवाब सुनिए। सर, मास्क जेब में है, मैंने गर्मी के लिए हटा दिया था। सर सॉरी, लगा रहा हूँ, लगा अभी सर ना लगा के रखो। ठीक है सर। मास्क नहीं मिल रहा? नहीं, भूल गया मैं घर पे। ऐसे ही। पुलिस से डर नहीं लगता? जा रहा हूँ घर से, दोबारा ले लूंगा। कुछ लोग तो हमें देखकर ही भाग गए। मास्क क्यों नहीं लगाती हो? एक दुकानदार तो हमें घबरा कर बताने लगा कि वो पानी पी रहे थे और जब हमने पूछा कि ग्लास कहाँ है तो जरा इनका जवाब सुनिए। देख लेंगे, दुकान तो है ही है यार। आप मास्क क्यों नहीं लगाते? अभी पानी पी रहा था सर। पानी कहाँ है? ये रहा पानी पी रहे तो कहाँ है? दिखाइए। ये रहा। इससे पानी पी रहे थे आप? जब गिलास ही नहीं तो क्या करूँ, दुकान खोल। हाँ जी। तो आप दुकान में जो लोग आते हैं उनको बोलते नहीं है? बोलते हैं, हम खुद मास्क लगाते हैं। कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन पुलिस तो मेन रोड पर खुद बिना मास्क लगाए अखबार पढ़ने में मशरूफ दिखी। जब हमने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो उन्होंने घबरा कर मुंह में रुमाल लगा लिया। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, रुमाल लगा लिया आपने। आपके प्रति जिम्मेदारी है, आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ है। पानी पी रहा था मैं, अभी बोतल में देखा मेरे पास फुटेज, आप मास्क नहीं लगाते हैं। अभी देखिए, ये पुलिस वाले यहाँ की ड्यूटी लगी, उन्होंने हमें देखा है तो मुंह पर अपने रुमाल लगा लिया और ये देखिए छुप गए हैं। और ये हकीकत है यहाँ पर नोएडा पुलिस की कि जो है जिम्मेदारी, अब देखिए इन्होंने हमें देख करके मास्क लगाया, वो भी उल्टा सीधा मास्क लग गया है इनसे। जिनके घरों में लोग नहीं रहे उन्हें पता है कि लापरवाही का अंजाम कितना बुरा होता है। लोगों ने वो मंजर भी देखा है जब लोग इसी यूपी में बिना ऑक्सीजन के तड़प कर जान गंवा रहे थे। लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद लोगों की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू हटा लिया गया है, मार्केट खुल गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मास्क लगाना। लेकिन आप देखेंगे यूपी में कर्फ्यू तो खुल गया है लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए। और देखें भाई साहब को देखिए, मूंछों में ताव दे रहे हैं लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो समझिए कि ये अपनी ज़िंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और एक देश में एक ही वक्त पर कोरोना के इलाज को लेकर दो गाइडलाइन नजर आ रही हैं। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर और दूसरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। दो तरह की क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है और दूसरी गाइडलाइन जो है वो डीजीएचएस की वेबसाइट पे है। इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों गाइडलाइन सिमिलर नहीं है। किसी में आइवरमेक्टिन को हटा दिया गया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हटा दिया गया है, भाप लेने की जो बात कही गई उसको हटा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर, गाइडलाइन को लेकर कन्फ्यूज़न है कि किस गाइडलाइन को माना जाए और दो गाइडलाइन एक ही वक्त में, एक ही देश में, एक ही समय पे कैसे मुमकिन हो सकता है सर, कोविड के 19 पेशेंट्स को लेकर? आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोगों की दृष्टि में इस मंच से कंटिन्यूड बेसिस पर बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेलेबल है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विच समय इवॉल्व हो रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने एज पर द इवॉल्विंग एविडेंसेस
from the National Task Force chaired by Sir Paul Sir, DG ICMR, उनके लेवल पर, और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप विच इज हेडेड बाय DGHS, उनके लेवल पर एक विस्तृत चर्चा के बाद जब डिटेल्ड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एविडेंस ऑल एक्सपर्ट्स कम टू ए कॉमन क्लैरिटी, फिर वह मंत्रालय में आती है, जिसको मंत्रालय में एग्जामिन करने के बाद आफ्टर ड्यू प्रोसेस उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर लाया जाता है। जवाब मिला, पर सवाल फिर भी वही है कि जब बदलाव को लेकर चर्चा का दौर चल रहा था तब DGHS की वेबसाइट पर गाइडलाइन आखिर डली कैसे? स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर 24 मई की गाइडलाइन है, जबकि डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर 27 मई की। इसमें DGHS की वेबसाइट पर नई गाइडलाइन में HCQ और आइवरमेक्टिन दवाई को इलाज से हटाया गया है। वहीं गाइडलाइन में स्टीम, एंटीबायोटिक लेने का कोई जिक्र नहीं, जबकि ये सब स्वास्थ्य मंत्रालय वाली गाइडलाइन का हिस्सा हैं। टोसिलीजुमैब डोजेज को DGHS ने बढ़ाया है। डेक्सामेथासोन के डोजेज में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन से बदलाव है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो ये कहा जाता है कि आप गरारे करिए और यू कैन टेक स्टीम इनहेलेशन, हमारे प्रोटोकॉल में भी लिखा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब नई गाइडलाइन पर सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि उस पर काम चल रहा है। जब वो फाइनल नहीं है तो वेबसाइट पर कैसे है? जवाब सुनिए। जिस आप डाउट की बात कर रहे हैं उसमें मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइंस DGHS साहब की वेबसाइट पर की गई हैं, दे आर वर्क इन प्रोसेस, जिसको नेशनल टास्क फोर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स अलॉन्ग विद DGHS साहब उसको एग्जामिन कर रहे हैं। और जैसे ही उन गाइडलाइंस को सारे एक्सपर्ट्स एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके जब वो भेजी जाएंगी, तब अगर बेस्ड ऑन द इमर्जिंग एविडेंस कोई नया चेंजेस लाना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर के द्वारा हम आपको सूचित करेंगे। ऐसी चूक से चिंता बढ़ सकती है। जब शोध खोज चर्चा चल रही हो तो ऐसी गाइडलाइन को क्या पब्लिक करना चाहिए? ये सवाल आपके हवाले। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। हत्या के आरोपी सुशील पहलवान ने मांग की है कि जेल में उसे मिले प्रोटीन और स्पेशल डाइट। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हत्या का आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान ने प्रोटीन और स्पेशल डाइट की मांग की है। अदालत में उसने ये गुहार लगाई है, जिस पर फैसला बुधवार को आएगा। सुशील जेल जाने से पहले टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल जाने से पहले पहलवान सुशील कुमार टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसे स्पेशल डाइट चाहिए। उसने रोहिणी कोर्ट में अर्जी भी दी है, जिस पर रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और अब बुधवार को फैसला आएगा। पहलवान सुशील के जानकारों की माने तो सुशील टोक्यो ओलंपिक में 74 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती लड़ने की जोरदार तैयारी कर रहा था, जिसकी चर्चा उसने अपने जानकारों से भी की थी। लेकिन इसी बीच पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हो गई और सुशील जेल पहुंच गया। सुशील को जेल में एक आम कैदी की तरह खाना मिलता है। जेल में सुबह नाश्ते के बाद दोपहर के खाने में 5 रोटी, 2 सब्जियां, दाल और चावल मिलते हैं। डिनर में भी ऐसा ही खाना मिलता है। अगर कोई कैदी चाहे तो महीने में जेल किचन से 6,000 रुपए तक का खाने पीने का सामान ले सकता है। लेकिन सुशील को स्पेशल डाइट चाहिए, जिसमें अच्छी प्रोटीन, ओमेगा 3 कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री वर्कआउट C4, हाई डे और मल्टी विटामिन शामिल हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बैंड की भी मांग की है। एक ओलंपिक रेसलर की बात करें तो 3600 या 3800 कैलोरीज हर दिन उसको चाहिए होती है, तो उसका शेड्यूल एक अलग होता है। अगर वो रेस्टिंग पीरियड में भी है कि उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, अभी एक ऑक्सीजन कैंप में जा रहा है, तब भी उसको मैं समझता हूँ कम से कम 1800 या 2000 कैलोरीज तक उसकी जरूरत होती है। अब तक कोर्ट मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर के खाने की अनुमति देता रहा है। क्या सुशील कुमार को ओलंपिक में जाने के नाम पर बाहर के खाने की अनुमति मिलेगी, या फिर ये फैसला आसान नहीं होगा? क्योंकि अगर उसको बाहर के खाने की अनुमति मिल जाती है तो वो ओलंपिक के नाम पर
बेल भी मांगेगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई की मरीन ड्राइव से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।